क्योंकि इलाज नहीं है तो मैनेजमेंट का पूरा फोकस होता है लक्षणों को काबू में रखना, कॉम्प्लिकेशंस को रोकना या कम करना और व्यक्ति की फंक्शनैलिटी और जिंदगी की क्वालिटी को जितना हो सके बेहतर बनाना। इसके लिए तो पूरी टीम लगती होगी। हाँ बिल्कुल, एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम चाहिए होती है जिसमें न्यूरोलॉजिस्ट, पल्मोनोलॉजिस्ट, ऑर्थोपीडिक सर्जन, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, डाइटिशियन, जेनेटिक काउंसलर जैसे कई एक्सपर्ट शामिल हो सकते हैं। फिजियोथेरेपी का रोल कितना इंपॉर्टेंट है? स्रोत कहता है नियमित हल्की कसरत और स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। फिजियोथेरेपी तो समझिए मैनेजमेंट की रीढ़ है। नियमित हल्की कसरत और स्ट्रेचिंग जोड़ों को लचीला रखने, कॉन्ट्रैक्चर को बढ़ने से रोकने या धीमा करने और जो बची हुई मसल स्ट्रेंथ है उसे बनाए रखने में मदद करते हैं। जैसे स्विमिंग या पानी में कसरत फायदेमंद हो सकती है। सबसे जरूरी है रेगुलरिटी, रोज की दिनचर्या का हिस्सा बनाना, पर यह ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा थकाने वाली कसरत न हो। और सांस की दिक्कत के लिए क्या करते हैं? वो तो इतनी चिंता की बात है। रेस्पिरेटरी सपोर्ट यानी सांस की देखभाल बहुत ही ज्यादा जरूरी है और इसे बहुत सीरियसली लेना होता है। रेगुलर पीएफटी से फेफड़ों के फंक्शन की निगरानी होती है। जब रात में सांस की दिक्कत शुरू होती है तो नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन NIV का इस्तेमाल होता है। NIV वो क्या है? इसमें आमतौर पर रात को सोते समय बाईपैप या CPAP जैसी मशीनें यूज होती हैं। ये मास्क के जरिए हल्का एयर प्रेशर बनाकर सांस लेने में मदद करती हैं। अच्छा, ये मशीनें रात को लगानी पड़ती हैं? हाँ, इससे नींद अच्छी आती है, दिन की थकान कम होती है और सीरियस कॉम्प्लिकेशन से बचाव होता है। कुछ केसेस में खांसी में मदद करने वाली मशीन, जिसे कफ असिस्ट मशीन कहते हैं, उसकी भी जरूरत पड़ सकती है। ये तो जान बचाने वाली चीज हो सकती है। और चलने फिरने, मोबिलिटी के लिए क्या उपाय है? ऑर्थोपेडिक देखभाल भी जरूरी है। कॉन्ट्रैक्चर को मैनेज करने के लिए स्प्लिंट या ब्रेस लगा सकते हैं। स्कोलियोसिस पर नजर रखनी होती है, उसके लिए भी ब्रेसिंग या कभी-कभी सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। और जैसा हमने पहले बात की, जब चलना मुश्किल या नामुमकिन हो जाए तो मोबिलिटी और आज़ादी बनाए रखने के लिए व्हीलचेयर, चाहे वो मैनुअल हो या पावर वाली, वो एक जरूरी साधन बन जाती है। पोषण का भी जिक्र था स्रोत में, प्रोटीन वाला खाना। हाँ, पोषण पर भी ध्यान देना होता है। कोई खास UMC डाइट तो नहीं है, पर हेल्दी वजन बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि ज्यादा वजन से जोड़ों और सांस पे एक्स्ट्रा दबाव पड़ता है। अगर निगलने में दिक्कत हो तो खाने में बदलाव करना पड़ सकता है। सप्लीमेंट्स का भी जिक्र था। हाँ, स्रोत विटामिन D, B12, CoQ10 और ओमेगा 3 जैसे कुछ सप्लीमेंट्स का जिक्र करता है, जिनके शायद कुछ फायदे हों, पर इस पर और रिसर्च चाहिए। कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले डॉक्टर से पूछना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और जेनेटिक काउंसलिंग की क्या भूमिका है? जेनेटिक काउंसलिंग परिवारों के लिए बहुत मददगार होती है। ये उन्हें समझाती है कि ये कंडीशन जेनेटिकली कैसे काम करती है, परिवार में कैसे पास होती है और आगे फैमिली प्लानिंग के लिए सही जानकारी के साथ फैसले लेने में मदद करती है। ये एक तरह का इमोशनल सपोर्ट भी देती है। तो ये वाकई एक पूरा मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है। सिर्फ लक्षणों को मैनेज करना नहीं, बल्कि एक बेहतर और एक्टिव जिंदगी जीने में मदद करना। लेकिन अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबके मन में होगा, क्या भविष्य के लिए कोई उम्मीद है? रिसर्च में क्या चल रहा है? यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। हाँ, और ये जानना अच्छा लगता है कि UMCD पर काफी एक्टिवली रिसर्च हो रही है। दुनिया भर में साइंटिस्ट्स लगे हुए हैं कि इस कंडीशन को और गहराई से समझें और इसका कोई असरदार इलाज ढूंढ सकें। स्रोत कुछ खास रिसर्च एरियाज बताता है। जैसे कि जीन थेरेपी? ये तो सुनने में एकदम फ्यूचरिस्टिक लगता है। जीन थेरेपी वाकई में एक बहुत उम्मीद जगाने वाला फील्ड है। इसका बेसिक आइडिया ये है कि जो खराब जीन है, जैसे COL6A1, A2 या A3, उसे ठीक किया जाए या उसकी जगह एक हेल्दी कॉपी डाली जाए। क्या ये अभी हो रहा है? ये अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है। इसमें कई चुनौतियां हैं, जैसे सही जीन को सही सेल्स तक सेफली पहुंचाना, पर इस दिशा में काम चल रहा है। और स्टेम सेल थेरेपी? स्टेम सेल थेरेपी की संभावनाओं को भी देखा जा रहा है। आइडिया ये है कि स्टेम सेल्स, जिनमें अलग अलग तरह की सेल्स बनने की क्षमता होती है, वो शायद डैमेज्ड मसल टिश्यू को रिपेयर करने में मदद करें या हेल्दी कोलेजन बनाने वाली सेल्स दें। ये भी अभी शुरुआती रिसर्च में ही है। एक और तरीका है प्रोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी, मतलब शरीर को फंक्शनल कोलेजन V प्रोटीन डायरेक्ट देने की कोशिश। क्या इन पर कोई क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं? स्रोत बताता है कि USA,
इटली, जापान जैसे देशों में प्री क्लिनिकल स्टडीज और कुछ शुरुआती फेज के ट्रायल्स चल रहे हैं। ये मेनली सेफ्टी और पोटेंशियल असर को देख रहे हैं। और भारत में? भारत में भी अहम काम हो रहा है। स्रोत एम्स दिल्ली, आईजीआईबी दिल्ली और निम्हांस बैंगलोर जैसे बड़े संस्थानों का नाम लेता है, जहां जेनेटिक रजिस्ट्रेशन, पेशेंट डेटाबेस बनाना और क्लिनिकल स्टडीज हो रही हैं। ये हमारे देश के मरीजों के लिए खास तौर पर जरूरी है। हर रिसर्च, हर स्टडी हमें इलाज के एक कदम और पास ले जा रही है। ये जानना कि साइंस इतनी मेहनत से समाधान ढूंढने में लगी है, यकीनन उम्मीद जगाता है। स्रोत के आखिर में आशा का संदेश करके एक सेक्शन है जो इसी भावना को दिखाता है। ये यूसीएमडी की चुनौतियों को मानता है। वो गंभीर भाई वाली बात याद है ना? हाँ। पर साथ ही ये इंसानी जज्बे, हिम्मत और जीने की चाहत की कहानी भी कहता है। ये याद दिलाता है कि डायग्नोसिस के बाद भी जिंदगी सार्थक और भरपूर हो सकती है। बिल्कुल, ये दोहराना ज़रूरी है कि सही और समय पर मैनेजमेंट के साथ, ख़ास तौर पर लगातार फिजियोथेरेपी और ध्यान से रेस्पिरेटरी केयर और व्यक्ति और परिवार के मजबूत इरादे के साथ यूसीएमडी से प्रभावित कई लोग लंबी, प्रोडक्टिव और प्रेरणा देने वाली ज़िंदगी जीते हैं। चुनौतियाँ असली हैं, गंभीर हैं, पर उनसे लड़ने और उनके साथ जीने की इंसानी क्षमता भी बहुत बड़ी है। स्रोत नितिन जैसे लोगों का भी जिक्र करता है जो खुद इस कंडीशन से जूझ रहे हैं और जागरूकता फैलाने और दूसरों को उम्मीद देने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। ये लोग और इनके जैसे और भी कई इस सफर के असली हीरो हैं, क्योंकि जैसा स्रोत में बहुत दमदार लाइन है, जागरूकता पहली दवा है और साहस इलाज की तरफ पहला कदम है। ये कम्युनिटी सपोर्ट और जागरूकता सच में बहुत कीमती है, खासकर यूसीएमडी जैसी रेयर बीमारियों के लिए। ये न सिर्फ प्रभावित परिवारों को अकेला महसूस करने से रोकता है, बल्कि रिसर्च और बेहतर देखभाल के लिए भी प्रेरणा देता है। तो इस पूरी बातचीत के आखिर में अगर हमें कुछ खास बातें याद रखनी हो तो वो क्या होंगी? हमने समझा कि यूसीएमडी एक गंभीर जन्मजात मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है जो कोलाजन 6 प्रोटीन में जेनेटिक खराबी से होती है। इससे मांसपेशियों की कमजोरी, जोड़ों की अजीब दिक्कतें, कॉन्ट्रैक्चर और हाइपर मोबिलिटी का मिक्स और खास तौर पर सांस की गंभीर परेशानियां होती हैं। और हमने ये भी देखा कि हालांकि अभी कोई इलाज नहीं है, फिर भी फिजियोथेरेपी, रेस्पिरेटरी सपोर्ट, ऑर्थोपेडिक देखभाल और पोषण समेत एक पूरे मल्टी डिसिप्लिनरी मैनेजमेंट से इसे काफी हद तक मैनेज किया जा सकता है, जिससे जिंदगी की क्वालिटी बेहतर हो सकती है। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात, जीन थेरेपी और स्टेम सेल रिसर्च समेत दुनिया भर में और भारत में जो रिसर्च चल रही है, वो भविष्य के लिए सच्ची और ठोस उम्मीद देती है। ये सच में इंसानी हिम्मत, वैज्ञानिक खोज और मिलकर कोशिश करने की कहानी है। और इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं एक ख्याल शेयर करना चाहूंगी जिस पर शायद सुनने वाले सोच सकते हैं। यूसीएमजे जैसी जो रेयर बीमारियां हैं, जिन पर इतनी मुश्किलों के बावजूद साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, ये रिसर्च बड़े पैमाने पर मेडिकल साइंस और हमारी समझ को कैसे आगे बढ़ाती है। ये दिलचस्प सवाल है। अक्सर इन रेयर कंडीशंस की स्टडी से हमें इंसान के शरीर की बुनियादी प्रक्रियाओं के बारे में, जैसे प्रोटीन कैसे काम करते हैं या जीन एक्सप्रेशन कैसे कंट्रोल होता है, इनके बारे में बहुत गहरी और अनसोची बातें पता चलती हैं। अच्छा। और इस ज्ञान का फायदा आखिरकार कहीं ज्यादा आम बीमारियों के इलाज या रोकथाम में भी मिल सकता है। ये सोचने के लिए वाकई एक बहुत अहम नुक्ता है। दुर्लभ बीमारियों को समझना सिर्फ उनसे सीधे प्रभावित लोगों की मदद का रास्ता नहीं खोलता, बल्कि ये इंसान के स्वास्थ्य और बायोलॉजी की हमारी पूरी समझ को भी आगे बढ़ाता है। ये हमें याद दिलाता है कि साइंस और इंसानी जज्बे का संगम क्या कुछ हासिल कर सकता है।